नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। हमेशा की तरह आपको सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ध्यान रखेंगे, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का एक स्पेशल सीरीज है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। आपको हमने बतलाया था कि बिहार के 5 कलाकारों का चयन किया गया। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और संभवतः ये प्रयास कीजिए कि तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिख सकें। देखिए, इस तरह के नोट्स या फिर इस तरह के पोस्टर जो कि सारी डिटेल को अपने अंदर सम्मिलित करती है, हमारी टीम के द्वारा आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। ध्यान रखें, इनमें भी आपको टेलीग्राम को सबको जॉइन करना चाहिए। जो लोग भी हमारी क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो कम से कम आप टेलीग्राम पर हमें ज़रूर जॉइन कीजिएगा। बीपीएससी मेकर लिख के सर्च कीजिए। हालाँकि उसका लिंक हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती है। जो भी स्टडी नोट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर हम आपको देते हैं, जो खास करके फ्री होते हैं। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये प्रश्न है कि आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? कहने का सेंस यह है कि अब नए सचिव जो है बिहार के मुख्य सचिव वो कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि ब्रजेश मेहरोत्रा, जो कि अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। आप सभी को मालूम है कि आमिर सुबहानी जो कि बिहार के सीवान के रहने वाले हैं, 1987 बैच की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आमिर सुबहानी की। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अपने बैच के टॉपर रहे थे और कह सकते हैं अभी हाल ही में इन्होंने मतलब स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति लिया है। तो उसी चीज़ का ज़िक्र यहाँ पर हमने किया है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। आइए एक-एक करके सारे पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये नाम ध्यान रखिएगा। अब नया सचिव जो बिहार का है, ये है ब्रजेश मेहरोत्रा। हालाँकि अब तक वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे और उन्होंने आमिर सुबहानी का स्थान लिया। देखिए, आमिर सुबहानी की बात करें जो अब तक बिहार के मुख्य सचिव थे, इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि 30 अप्रैल 2024 को वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालाँकि कुछ समय पहले इनका जो कार्यकाल था वो बढ़ाया गया था, इसे एक्सपेंड किया गया था, लेकिन उनके बावजूद भी यानी कि उसके बावजूद भी 30 अप्रैल 2024 को वे सेवानिवृत्त होने वाले थे, रिटायर होने वाले थे। लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में 1 मार्च 2024 को सेवानिवृत्ति की घोषणा किया या फिर स्वैच्छिक रूप से वो सेवानिवृत्ति लिए और बिहार सरकार ने इसको स्वीकार किया। तो जिसके बाद अभी हाल ही में 2 मार्च 2024 को ब्रजेश मेहरोत्रा नए मुख्य सचिव बनाए गए। देखिए, आमिर सुबहानी के कार्यकाल की बात करें बतौर मुख्य सचिव, तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 मार्च 2024 तक रहा। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आगे हम बात करें, ये तो अलग चीज़ हो गया बिहार के मुख्य सचिव को लेकर। हालाँकि इसके अतिरिक्त एक और नियुक्ति हुई है। इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाया गया है। अब तक वो जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना ये 4 मार्च 2024 से प्रभावी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछे जा सकते हैं। ख़ास करके ये जो मुख्य सचिव को लेकर हमने जानकारी दिया, यहाँ से पहले भी प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, विकल्पों पर यहाँ पर थोड़ा-सा आप नज़र डालिएगा। जो चैतन्य प्रसाद हमने लिखा है, अभी हमने बताया कि ये विकास आयुक्त बनाए गए हैं। दूसरा विकल्प यानी कि विकल्प नंबर सी जो आप देख रहे हैं, कृष्णन विनोद चंद्रन या फिर शॉर्ट में हमने लिखा है के विनोद चंद्रन, जो कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आर.वी. अर्लेकर यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये गोवा के रहने वाले हैं, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं और क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो आज़ादी के बाद
भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और आज़ादी के बाद से क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने बताया कि आज़ादी के बाद से क्रम की बात करें तो 41वें राज्यपाल। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बिहार को लेकर कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, हालाँकि कुछ लोग इसमें भी फँस जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसको देख के। इसमें मैं आपको मैप को लेकर कुछ जानकारी दे दूँ कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिहार की राजधानी पटना है। पटना के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा गया मैप से कि कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कुल मिला के 9 जिले हैं जो कि अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पर एक स्थान और भी है, एक जिला है बक्सर। बक्सर के बारे में ध्यान रखिए, यहाँ पर एक स्थान है चौसा, जहाँ से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। कटिहार जिला में एक स्थान है मनिहारी, जहाँ से बिहार के क्षेत्र को, बिहार की भूमि को गंगा नदी छोड़ देती है। तो ये 2-3 पॉइंट है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर हम आते हैं पश्चिमी चंपारण जिला में। देखिए पश्चिमी चंपारण जिला जो ये बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। देखिए पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये बातें आपको बताया गया है और 1 दिसंबर नहीं बल्कि 1 नवंबर 2022 को यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। अच्छा आइए इसकी मैप को लेकर, यानी कि बिहार की जो स्ट्रक्चर है या फिर यूँ है बिहार की जो चहुत्ती है, वो आपको बता दूँ। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण जिले की, तो आप ये ध्यान रखेंगे उत्तरी पश्चिमी जिला है पश्चिमी चंपारण, ये साइड पे आप देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखना है कि 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार जो है, वो भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और रिसेंटली 2023 में 111वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा जो बातें हमने आपको बताया था, महत्वाकांक्षी योजना जो बिहार सरकार की है 7 निश्चय पार्ट 2 जो कि 2020 से संचालित है, तो उसी के तहत ये निहित है। अच्छा 7 निश्चय की जो बात हुई है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 से लेकर 2020 तक संचालित हुई है इसका फेज 1, ठीक है? 2020 तक, और 2020 से इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ है जो कि चलेगा 2025 तक। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। 2023 में 22 मार्च को, मतलब इसी महीने में, बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसको लेकर भी चीज़ें हम आपको विस्तृत तौर पर यहाँ से बतलाएँगे। फिलहाल इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा पश्चिमी चंपारण की जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, मरचा चावल को जो अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये छठा कृषि उत्पाद है बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है। और मूल रूप से पश्चिमी चंपारण में एक प्रखंड है चनपटिया, यहीं से ये संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक और बीच में बौद्धि वृक्ष। जब भी 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष हो, तो ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है। आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो क्या है? 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष। अच्छा कॉमन से पॉइंट यहाँ पर कुछ दर्शाए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि 41वें राज्यपाल हमने बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22वें मुख्यमंत्री हैं और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और भी है, राज्य का पक्षी है गौरैया। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, उसका थीम था आई लव स्पैरो। 2024 वाला भी हम आपको अवश्य बताएँगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बिहार में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो एक स्थान है बरौनी, बेगूसराय जिले में, यहीं पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तमाम बातें हमने यहाँ पर दर्शाया है। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय जिले की बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। बात यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया है कि 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं इसका एक प्रकार से विकास किया जा रहा है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन आपको हमने 2022 में बतलाया था इसी करंट अफेयर्स वाले सीरीज में कि अक्टूबर 2022 से यहाँ से यूरिया का जो है वो उत्पादन शुरू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट को देखिएगा तो इसे अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश एक स्थान है गोरखपुर, उसके बाद रामागुंडम जो कि तेलंगाना की एक जगह है, सिंदरी जो कि झारखंड का एक स्थान है। इन तीनों के बाद देश में पुनर्जीवित होने वाला ये चौथा उर्वरक संयंत्र है,
जो कि कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिले के बरौनी में है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अभी आप सबों को मालूम है कल भी हमने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं बिहार दौरे पर है। तो इसको लेकर यहाँ पर ध्यान रखिए इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में करीब 3,917 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है रेलवे परियोजनाओं के बारे में। तो ये जो राशि का मतलब कह सकते हैं उद्घाटन या फिर जो शिलान्यास किया गया है इसकी जो कुल लागत है या फिर जो कुल राशि वो है 3,917 करोड़ रुपए ये ध्यान है। और इसके साथ ये वाला भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया है तथा 1962 किसान ऐप एक किसान मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये फिलहाल बातें यहाँ से संबंधित है जो कि बिहार दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से निकलकर सामने आती है ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा विकल्पों पर थोड़ा नजर डाल लीजिए। विकल्प में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी और सी में जो हमने लिखा है हाजीपुर। देखिए हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है वैशाली जिला है। वैशाली जिला का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। उसी प्रकार से बिहार में सासाराम कोई जिला नहीं है बल्कि रोहतास जिला है। रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है सासाराम। बिहार में आरा कोई जिला नहीं है भोजपुर जिला है। तो आरा जो है ये भोजपुर जिला का हेडक्वार्टर है। एक भोजपुरी सॉन्ग में आपने सुना होगा आरा जिला घर बात है कौनो बात के डर बा। एक्चुअली वो गाना ही गलत है आरा कोई जिला ही नहीं आरा एक स्थान है भोजपुर जिला का हेडक्वार्टर है। अच्छा भोजपुर वही स्थान है जहां पर 2023 में बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। आपको याद होगा हमने कई बार आपको बताया है। अच्छा इस तरह के बाजरा महोत्सव आपको ध्यान रखना है कि पटना में भी आयोजित हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे बेगूसराय की या फिर बरौनी की तो इसको लेकर एक चीज ध्यान रखिएगा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो अभी हाल ही में जारी हुआ था या फिर इसको लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई है एग्जाम पर्पज से वो चीजें देख लेते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट आपको दिखेगा सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत मिला है बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया उड़ीसा के गंजम को। इसी प्रकार से कई कैटेगरी है और लास्ट में यहाँ पर हमने ये लिखा है सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह यानी कि एनजीओ की अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को चुना गया। ये चीजें ध्यान रखें। देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिलता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा संस्करण जो कि 4 संस्करण है पहला 2018 दूसरा 2019 तीसरा 2020 और चौथा रिसेंटली 2022 वाला जो संस्करण है ये बिहार के संदर्भ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो बरौनी को जो मतलब बरौनी में जो कह सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है कि जो ताप विद्युत केंद्र है एनटीपीसी की स्वामित्व वाले इसको सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम राज्य विजेता के रूप में चुना गया वो मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य उड़ीसा और क्रमशः तीसरे स्थान पर बात करें तो संयुक्त रूप से ये बिहार और आंध्र प्रदेश को विजेता घोषित किया गया यानी कि तीसरा स्थान मिला। तो ये बातें फिलहाल यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। आइए अब यहाँ पर हम आपको एक और भी जानकारी देता हूँ बिहार के बेगूसराय को लेकर। आप सबों को हमने बताया था कुछ समय पहले कि एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। एक्सपोर्ट इंडेक्स में ओवरऑल बिहार को मिला था 22वां स्थान पूरे भारत में राज्यों के क्रम में। और इस समय अगर हम देखें तो बिहार भी अब निर्यात के पैमाने पर या फिर निर्यात के क्षेत्र में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इस समय मौजूदा स्थिति की बात करें तो बिहार से जो निर्यात हो रहा है या फिर भारत से जो निर्यात हो रहा है उसमें बिहार की जो भागीदारी है वो 0.52% है। महज इतनी है 1% से भी कम है। 0.52%। लेकिन इसमें भी एक बात ये ध्यान रखेंगे कि राज्यों में अगर हम बात करें जिलों की जैसे कि बिहार में जो निर्यात की हम बात कर रहे थे, तो बिहार के जिलों की बात करें तो ये 38 जिले इसमें बिहार में है। इसमें बेगूसराय जिला निर्यात के मामले में बहुत ही आगे है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझना चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दूँ कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको हमने कई बार जानकारी भी दिया है, पुनः आपको बता दूँ, आप लोग बार-बार बोलते रहते हैं कि सर कैसे कोर्स परचेज़ होगा? इतना मैं बताता हूँ, फिर भी आप लोग डेली पूछते हैं। तो इसलिए मुझे डेली बताना पड़ता है कि आप लोग इसे कैसे जॉइन करेंगे। ये वाला कोर्स है बीपीएससी मेकर ऐप पर इस प्रोमो कोड के साथ आप इसे जॉइन कर सकते हैं। एमटीएस एक प्रोमो कोड है, इसमें ये तमाम चीज़ें आपको मिलेगी, सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज जो कि फुल लेंथ भी इसमें शामिल है, सेक्शनल टेस्ट भी है। इसकी दोनों की कुल संख्या 130 प्लस है, प्रीवियस ईयर पेपर वो तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल रहा है।
ये अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसी कोर्स में आपका एक रिसेंटली जो हमने पीडीएफ को लेकर जानकारी दिया था, ये वही पीडीएफ है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, वार्षिकांक संस्करण है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। चीज़ों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने डाला है। निश्चित तौर पर इस तरह का जो संग्रह है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। और बेहतर तरीके से इसे हमने सम्मिलित किया इसमें कंटेंट को, ताकि आपको एग्ज़ाम में भरपूर हेल्प मिले। और ख़ास बात इसकी यह है कि इसे हमने बाद में अपडेट भी किया है। तो आपको कंटेंट पर पूरी तरह से मतलब ध्यान रखना और पूरी तरह से ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो जो मेहनत हमने किया है उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा। और जो ऑफ़र की जानकारी हम दे रहे थे, ये 9 मार्च 2024 तक वैध है। ये केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। तो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए और इस प्रोमो कोड के साथ महज़ ₹199 में कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारे तमाम स्टडी मटेरियल को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के अपनी तैयारी को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया? ये अगर हम बात करें अभ्यास का, जो द्विपक्षीय अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। तो ये भारत और मलेशिया के बीच अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ। देखिए, इसको लेकर आपको बता दूँ कि भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन जो है ये विशाखापत्तनम में किया गया। ये कब से कब तक किया गया? तो ये आयोजन ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक इसका आयोजन हुआ है और यह इस अभ्यास का, या फिर यूँ कहें, ये द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण है, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकिर इसमें शामिल हुए। ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो भारतीय और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच संबंधों को सशक्त करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये आयोजित होता है। ये इसका तीसरा संस्करण था, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक कहाँ पर? ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। ये तस्वीर आप यहाँ यही इसी का देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लगाया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास की जो हम बात कर रहे थे, भारत और अन्य देशों के बीच जो प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं, जो खास करके इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। देखिए, इन सभी को आप एकदम से रिवाइज़ कर सकते हैं और जो हमने अभी बतलाया था आपको समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित आयोजित होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आप लोग टाइम निकाल के इसको रिवाइज़ कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से पहले कई दफ़ा प्रश्न बना है और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे। चलिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जंतर मंतर वेधशाला पर स्थापित की गई है। बताएं कि इस जंतर मंतर वेधशाला का संबंध कहाँ से है? देखिए, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ये जानते हैं कि जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में है। कई पुस्तकों में डायरेक्टली लिखा गया है कि जंतर मंतर दिल्ली में है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात का खंडन अभी हम करेंगे, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जंतर मंतर वेधशाला पर स्थापित की गई है, ये जंतर मंतर वेधशाला कहाँ का है? तो ये आपको ध्यान रखना है, उज्जैन। अच्छा, यहाँ पे देखिए राज्य ही लिख दिया गया। एक्चुअली यहाँ पर हम आपको पूछे थे ये संबंध कहाँ से है? यहाँ पर एक्चुअली विकल्प जो लिखा गया है उज्जैन होना चाहिए था। चलिए, मध्य प्रदेश भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही उज्जैन है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको ध्यान रखना है, ये जो संबंधित है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है। आइए इसको लेकर हम आपको जानकारी दें, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में 29 फरवरी 2024 को जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश की जंतर मंतर वेधशाला पर स्थापित की गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब देखिए, जंतर मंतर की बात हुई है तो जंतर मंतर के बारे में हमने यहाँ पर वो सारी चीजें सम्मिलित किया है। इसको हम आगे देखते हैं, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि जो जंतर मंतर पर जो वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई। आप यहाँ पर जो ये एरिया देख रहे हैं, काला कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वही डिस्प्ले है। मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें समय सारणी कुछ इस प्रकार से दिखती है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। इसे नाम जो दिया गया, ये दिया गया विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये ध्यान रखिएगा। बस आप लोग ये मत पढ़ लीजिएगा कि उज्जैन में ये स्थापित की गई है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका नाम दिया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी।
कुछ इस प्रकार से ये दिखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ये वैदिक टाइम है, ठीक है? अब देखिए हम लोग जब बात कर रहे थे जंतर मंतर की, वो अच्छे से समझते हैं जंतर मंतर क्या है और ये कहाँ है, किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत किया था, किसके द्वारा ये स्थापित हुआ था, वो तमाम चीजें आपको समझना है। यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर इसे देखें। देखिए, पहला पॉइंट है कि जंतर-मंतर एक प्रकार का खगोलीय वेधशाला है। पूरे भारत की बात करें तो 5 जंतर-मंतर वेधशाला के प्रमाण मिले हैं। एक दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। ये 5 जगह वैसे हैं जहाँ पर जंतर-मंतर वेधशाला के प्रमाण मिले हैं। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय सारणी का संकलन करना और समय तथा सूर्य, पृथ्वी एवं ग्रहों की गतिविधियों की भविष्यवाणी करना। इसी दृष्टिकोण से एक प्रकार से ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, तो इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अब सवाल ये आता है कि स्थापना किसके द्वारा या फिर किनके द्वारा किया गया? तो इतिहासकारों के अनुसार इसका जो निर्माण है, ये महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 से शुरू करवाया था। ठीक है? तो इन पाँचों जगहों पर इसका निर्माण किया गया। अब एक-एक करके इन पाँचों स्थलों को हम देखते हैं। आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा देख के। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रहों के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती थी, आप ये देख सकते हैं। जो पूरे भारत में 5 जंतर-मंतर हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में, और ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली वाला देख रहे हैं। जो दिल्ली में जंतर मंतर है वो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कभी विजिट किए होंगे तो आप लोग बताइएगा ये कैसा है वहाँ पर? मैंने तो कभी नहीं देखा इसे, कभी नहीं गया हूँ मैं। चलिए अगला जो आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर जयपुर वाला है, राजस्थान के जयपुर वाला ये जंतर मंतर है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें उज्जैन वाला जंतर मंतर की, तो ये है, यहीं पे बगल में एक वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो चीजें भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये वाराणसी वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रहों की गणना के लिए किस प्रकार से, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये मथुरा वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर ये स्थापित किया। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब से अगर आपसे कोई पूछे कि जंतर-मंतर कहाँ है, तो पाँचों नाम आपको बताना है। जंतर-मंतर पूरे भारत में 5 जगह पर है, ना कि सिर्फ दिल्ली में। ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अगला है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 3 मार्च 2024 को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए? यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि शहबाज शरीफ। आइए इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 3 मार्च 2024 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि पीएलएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से नवाज, यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है? तो इसके ये अध्यक्ष हैं शहबाज शरीफ, और दूसरे कार्यकाल के लिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुने गए। तो ये चीजें वहां पर लिखा गया है। और बात करें क्रम से तो वे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वे 11 अप्रैल 2022 को पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वे छोटे भाई हैं। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित है कि वे सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से जो अहम पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां से 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और पाकिस्तान प्रांत से जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, तो यहाँ से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। शहबाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो आजाद हुआ था वो भारत के साथ ही आजाद हुआ था। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो 23 प्रधानमंत्री बने हैं, किसी ने भी अपना जो 5 वर्षीय कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया है। तो समझ सकते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखें। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देता हूँ जो विकल्प में आप यहाँ पर देखेंगे। विकल्प नंबर सी में मरियम नवाज, इसको लेकर एक जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया था कि नवाज शरीफ की पुत्री है। तो यही हमने लिखा कि नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो यहाँ पर पंजाब प्रांत की हम बात कर रहे हैं, इस लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ की ये भतीजी है मरियम नवाज। अगला पॉइंट पाकिस्तान शब्द के जन्म से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में का मतलब कर सकते हैं पहली बार उच्चारण हुआ था, पहली बार प्रयोग किया गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमने लिखा है, तो इसी से पाकिस्तान शब्द बना।
और जो विकल्प नंबर डी में आप देख रहे हैं लियाकत अली खान जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीहॉक हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में 6 मार्च 2024 को एनएस गरुड़ कोची में कमीशन करेगी। इसका संबंध किस देश से है? देखिए, सीहॉक हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में 6 मार्च 2024 को एनएस गरुड़ कोची में कमीशन किया जाएगा और पूछा गया इसका संबंध किस देश से? ये संबंधित है अमेरिका से। अमेरिका की एक कंपनी है, उसी से ये संबंधित है। आइए इसको लेकर आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना हाल में ही नए शामिल किए गए MH-60R सीहॉक जिसे कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण भी कहा जाता है। तो इस हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MH-60R सीहॉक, ये बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को 6 मार्च 2024 को एनएस गरुड़ कोच्चि में कमीशन करेगी, यानी कि शामिल करेगी आधिकारिक तौर पर। अगला पॉइंट है कि यह भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में यानी कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भाग होगा भारतीय नौसेना को मतलब आधुनिकीकरण मतलब करने में। ये यहाँ से ध्यान रखें। और बात करें हम इस हेलीकॉप्टर की, या सीहॉक स्क्वाड्रन को एएनएस 334 यानी कि 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। डेट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि 6 मार्च 2024 यहाँ पे हमने लिख भी दिया। अच्छा, अगला पॉइंट है, यह हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 24 विमान एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम अनुबंध का एक हिस्सा है। जो कह सकते हैं अनुबंध हुआ था उसी का एक हिस्सा है 24 विमान को लेकर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें आपको नोट करना है। देखिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगले प्रश्न है कि हाल ही में अजीत कुरैशी का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? देखिए, अभी जो विकल्प आपको दिख रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिज़ोरम, ये तीनों राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे। आप पॉइंट को देखिए कि हाल ही में 1 मार्च 2024 को अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। यहाँ पर देखिए अजीत नहीं होगा बल्कि अजीज होगा। मिसटाइपिंग हुआ है, ये अजीज होगा। ठीक है? आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के बाद 1 मार्च 2024 को 82 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। वे 17 मई 2012 से लेकर 6 जनवरी 2015 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दिए थे। ये पहली बार था जब किसी राज्य के राज्यपाल बने थे। फिर आगे बात करें तो 9 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2015 तक मिजोरम के 15वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किए थे। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आगे हमने लिखा है, इसी बीच मार्च 2014 में अच्छा मार्च 2014 में मतलब जो कार्यकाल इनका था यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल थे। इसी बीच 2014 में उन्हें 1 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो मिजोरम और उत्तराखंड के रूप में कार्य किए, लेकिन अतिरिक्त प्रभार 2014 में 1 महीने के लिए दिया गया था इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। अगर बात करें यहाँ पर हम अजीज कुरैशी की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर आपको कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं, खास करके राज्यपाल से संबंधित। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ध्यान से एक-एक पॉइंट को देखिएगा और इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है किसी भी मतलब राष्ट्रपति बल्कि राज्यपाल जो होते हैं किसी भी राज्य में, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है कि वे एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। और किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 में की गई। जो प्रावधान है वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 153 में की गई है। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करती है, यानी कि आर्टिकल 155 के तहत। देखिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। और राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है यह राज्य यानी कि संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वी के पॉल। इनके द्वारा अभी हाल ही में ये इसका शुभारंभ किया गया है।
देखिए, हाल ही में 1 मार्च 2024 को नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य सदस्य एक प्रकार से कह सकते हैं, डॉक्टर वी के पॉल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। 2024 को लेकर इसका थीम अर्थात विषय इम्पोर्टेंट होगा, बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है, राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 का। तो फिलहाल यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, 2024 में जो भी दिवस, प्रमुख दिवस और थीम मनाए गए हैं, वो जानकारी हमने दिया है आपको। फिलहाल आज हम इसे स्किप कर रहे हैं। हमारा अगला 9वाँ प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च 2024 को मनाया जाता है, या फिर हाल ही में जो विश्व वन्यजीव दिवस है, ये 3 मार्च 2024 को मनाया गया है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं गलत पढ़ रहा था। ध्यान रखिएगा, 3 मार्च 2024 को ये मनाया गया है। बताएँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मनाने की घोषणा कब की गई थी? देखिए, इसको मनाने की घोषणा जो हुई थी, वो वर्ष 2013 में हुई थी। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड ने कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से एक प्रकार का अनुरोध किया था, प्रस्ताव दिया था। उसी चीज़ को हमने लिखा है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की जो घोषणा हुई थी, ये यूनाइटेड नेशन जो कह सकते हैं असेंबली है, या फिर जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा वर्ष 2013 में किया गया था। और इसके लिए थाईलैंड ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक प्रस्ताव दिया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये घोषणा हुई थी कि 2013 में ये घोषणा हुई थी, ये दिवस मनाया जाएगा। और ये पहली बार 2014 में मनाया गया था। और इसे मनाने का जो उद्देश्य है, दुनिया भर के जीवों को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करना है। और 2024 में जो इसका निर्धारित थीम है, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन द वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। तो ये इसका कंजर्वेशन, ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बना है? देखिए, मध्य अमेरिकी देश में अगर हम बात करें तो कुल मिला के 7 मध्य अमेरिकी देश हैं। इसमें जो इसका राइट जो आंसर ये है, निकारागुआ, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में भारत और निकारागुआ ने दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में फार्माकोपिया से संबंधित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, निकारागुआ में एक समारोह में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ और निकारागुआ की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मार्था रेस ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस तरह से देखें, इसके साथ ही निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बना है। तो ये यहाँ पर आपको इस प्रश्न से जानकारी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 मार्च 2024 को किनके द्वारा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है, अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा अभी हाल ही में ये 2 मार्च 2024 को, यहाँ पर आप लोग सुधार करेंगे, ये फरवरी लिखा गया, एक्चुअली ये होगा मार्च। 2 मार्च 2024 को अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य की बात करें तो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में, मतलब इसीलिए इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अनुराग अग्रवाल को अभी हाल ही में संसद सुरक्षा कह सकते हैं का प्रमुख नियुक्त किया गया, अनुराग अग्रवाल को। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज की इस वीडियो का टारगेट हम दे रहे हैं लाइक का आपको, 700 लाइक का। आप लोगों को हमने 1000 लाइक का टारगेट दिया था। 1000 लाइक छोड़िए, आप लोग 500 लाइक भी नहीं किए। आज हम इसको घटा रहे हैं, 700 लाइक का टारगेट हम आपको दे रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। तथा कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो में क्या गलती हो रही है, क्या चीज़ें सुधार करना चाहिए। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो जानकारी हम ऑफ़र को लेकर दे रहे थे आपको, बीएमटीएस एक प्रोमो कोड है, ये कोर्स को आप लोग एप्लीकेशन से जॉइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है, और पूछा गया कि बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरे। हमने तमाम जानकारी आपको दिया। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो विकल्प है 7 जिले, 9 जिले, 13 जिले और 38 जिले। तो ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिख सकें। ठीक है?
यही कोर्स है, आप लोग जॉइन कर लीजिए और जो पीडीएफ को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसी का ये प्रिंट आउट है। ये बहुत मेहनत लगा है इसे तैयार करने में, पूरे साल का इसमें कंटेंट है, आप लोग इसे ले सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर ये वाला जो कोर्स है, इसके थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स से लेंगे तो थोड़ा वो सस्ता पड़ेगा, अगर इसे इंडिविजुअली पीडीएफ को लेंगे, तो इसमें क्या है कि आप 2023 का ले लिए, फिर 2024 का लेना होगा। इसमें क्या है कि 2023 जो है मतलब कोर्स लेंगे तो 2023 का पूरा आपको मतलब वो निःशुल्क ही समझिए एक प्रकार से मिलेगा और जिस तिथि को आप जॉइन करेंगे तब से 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। तो आपके हाथ में हो, जैसा भी आपको सहूलियत हो वो आप ले सकते हैं। हालाँकि हमारे सारे मटेरियल आपको कम ही कीमत पे मिलते हैं, आप लोग ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।